अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के इस लेक्चर में हम एडजस्टिंग एंट्रीज की प्रैक्टिस करेंगे। एडजस्टिंग एंट्रीज एक्सरसाइज है 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 और ये हम कवर करेंगे फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग की बुक है बाय विलियम हाका बैटनर। सो क्लास, हम एडजस्टिंग एंट्रीज स्टार्ट करने से पहले एक बार इस चार्ट का हम डिस्कस कर लेते हैं कि तमाम एडजस्टिंग एंट्रीज को हमने 4 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। 2 टाइप्स जो है वो एक्सपेंसेस से रिलेटेड है और 2 टाइप्स जो है वो रेवेन्यू के से रिलेटेड है। यानी ट्रांजैक्शंस पढ़ने के बाद हमें देखना है कि हम एक्सपेंसेस की बात करें या हम रेवेन्यू की बात करें। अगर एक्सपेंसेस हैं तो या एक्सपेंसेस प्रीपेड है, यानी पहले से अदा कर दिया है, अभी काम नहीं लिया है, सर्विस नहीं ली है, या एक्सपेंसेस आपने सर्विस ले ली है और अभी आपने उसकी पेमेंट नहीं की है। तो एक्सपेंसेस 2 तरह के हो सकते हैं। इसी तरह रेवेन्यू 2 तरह से हो सकते हैं कि रेवेन्यू आपने अगर एडवांस में ले लिया है तो वो अर्न रेवेन्यू कहलाएगा, और अगर रेवेन्यू आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी है और अभी अनकलेक्टेड या अनबिल्ड है तो उसकी एंट्री डिफरेंट होगी। अब आप दोनों सूरतों में देखें, एक्सपेंसेस के दोनों एंट्रीज में एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होंगे, क्योंकि एक्सपेंसेस बाय नेचर डेबिट होते हैं और एक्सपेंसेस को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह रेवेन्यू के दोनों केसेस में रेवेन्यू क्रेडिट होंगे, क्योंकि रेवेन्यूज बाय नेचर क्रेडिट होते हैं और उनको हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। सो एडजस्टिंग एंट्रीज हम स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंगली। इसी तरह फिर हम एंट्रीज देखेंगे और फिर हमने एंट्रीज पास कर देनी है अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट। Sveni and Associate, a large marketing firm, ये अपने जो अकाउंट्स हैं ये मंथली एडजस्ट करते हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज क्या हो गई कि ईच मंथ ये अपने अकाउंट्स एडजस्ट करते हैं। दिसंबर 31st 2011 का डेटा मौजूद है। बैंक लोन हैड बीन obtained on December 1st, accrued interest on 31st December $1200। अच्छा, आपने जब बैंक से लोन लिया था तो आपने क्या किया था कि रिकॉर्ड किया था, यानी कि आपने लोन लिया था 1 दिसंबर को। एक महीने बाद अब क्या हो गया है, इंटरेस्ट ड्यू हो गया है। तो इंटरेस्ट यानी कि अक्रू हो गया है, क्योंकि अभी हमने पेमेंट तो नहीं करनी है, तो हमने सिर्फ उसकी रिकॉर्डिंग करनी है। तो हम उसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। दिसंबर डेट क्या होगी, December 31st 2011, यानी हमने मंथ एंड की डेट डालनी है और एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट है। एक्सपेंस की बात हो रही है, यानी अभी ये अनपेड है, दिस वन अनपेड है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेबल हम क्रेडिट कर देंगे। पहली एंट्री हम बना रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट मैंने लिख दिया है, फर्स्ट एंट्री है इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो गया और इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट हो गया। अमाउंट आप निकालने की जरूरत नहीं है, अमाउंट उसने निकाल के दे दी है, $1200। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1200 से हमने एंट्री पास कर दी पहली। सेकेंड एंट्री उसने पूछी हुई है डिप्रिसिएशन। जब भी आप डिप्रिसिएशन का वर्ड देखें, डिप्रिसिएशन की एक ही एंट्री बनती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। और वो एंट्री क्या बनती है, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन क्रेडिट। डिफरेंस कहाँ पे आता है, अमाउंट कैलकुलेट करने में आता है। अमाउंट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए कॉस्ट दी हुई है 3,30,000, तो हम कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं इसकी लाइफ से, जो कि इसने लाइफ दी हुई है 25 ईयर्स। तो 25 ईयर्स, जब आप इसकी लाइफ को ईयर्स से डिवाइड करेंगे, यानी 3,30,000 डिवाइड बाय 25, तो आपके पास आ जाएगा 13,200। ये डिप्रिसिएशन है पर ईयर, एनुअल डिप्रिसिएशन है। तो हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 12 से। हम इसको 12 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम मंथली एंट्री पास कर रहे हैं, तो अमाउंट कितनी निकल आएगी, 1100। ईच मंथ हम एंट्री पास कर रहे हैं, तो तमाम अमाउंट जो है वो हमें कितनी चाहिए है, मंथली चाहिए है। तो ये मंथली अमाउंट है। उसके बाद एंट्री नंबर 3 है। एंट्री नंबर 3 में क्या डिस्कस हो रहा है, एक्रूड बट अनबिल्ड, यानी अभी आपने बिल नहीं भेजा है। रेवेन्यू
रेवेन्यू की बात हो रही है, अनबिल्ड रेवेन्यू है यहाँ पे, तो अनबिल्ड रेवेन्यू की एंट्री देख लीजिए, अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट होता है और रेवेन्यू क्रेडिट होता है। तो हम यहाँ पे दिसंबर 31st 2011, और हम एंट्री क्या बनाएंगे, अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट, और रेवेन्यू अर्न, यहाँ पे रेवेन्यू का इन्होंने नाम नहीं दिया हुआ है, मार्केटिंग रेवेन्यू कह लें क्योंकि मार्केटिंग फर्म है, तो मार्केटिंग रेवेन्यू अर्नड हम क्रेडिट कर देंगे, और अमाउंट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने डायरेक्ट दी हुई है, $64,000। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे $64,000 से हमने एंट्री पास कर दी एज इट इज, जैसे अमाउंट हमें दी हुई थी। ऑन मार्च 1st द कंपनी पेड $1,800 टू रिन्यू अ 12 month इंश्योरेंस पॉलिसी। 12 महीने की इंश्योरेंस पॉलिसी एडवांस में दे दी, और उसको उन्होंने क्या रिकॉर्ड किया हुआ है, प्रीपेड इंश्योरेंस लिखा हुआ है। तो यानी कि ये आपने एडवांस में दिया हुआ था एक्सपेंस, तो जब आप एक्सपेंस एडवांस में देते हैं या प्रीपेड करते हैं तो एक्सपेंस डेबिट हो जाता है, प्रीपेड क्रेडिट हो जाता है, क्योंकि प्रीपेड को हम ख़त्म कर रहे होते हैं, उसको हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं एक्सपेंस में, एसेट को कन्वर्ट कर रहे होते हैं एक्सपेंस में, तो एसेट बाय नेचर डेबिट होता है, ख़त्म करने के लिए हम क्रेडिट पे भेजेंगे। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस हमने डेबिट किया, और प्रीपेड इंश्योरेंस हमने क्रेडिट किया। अमाउंट कैसे निकालेंगे, ये $1,800 है, ये 1800 12 महीने की है, तो अगर हम 1800 को डिवाइड करें 12 से, तो 1 मंथ की अमाउंट हमारे पास कितनी आ जाती है, 150। क्योंकि हम एवरी मंथ एंट्री पास करते हैं, तो हम मंथली अमाउंट से एंट्री पास करेंगे, जो कि हमारे पास आ रहा है $150। तो ये थी एंट्री नंबर 4। एंट्री नंबर 5 में चले जाते हैं। एंट्री नंबर 5 में कहते हैं कि द फर्म receive 14,000 from King Biscuit Company in advance for developing a 6 month marketing campaign. The entire amount was initially recorded as unearned revenue। अब ये रेवेन्यू क्या हो गया है, इसमें से 3500 का रेवेन्यू क्या हो गया है, अर्नड हो गया है। तो 3500 का रेवेन्यू अर्नड हो गया है, तो हम अर्न की एंट्री बना लेते हैं। और आप ये देखें, जो रेवेन्यू एडवांस में होता है उसकी रिकॉर्डिंग हम कैसे करते हैं, अर्न रेवेन्यू जो कि लाइबिलिटी होती है उसको हम डेबिट पे भेज देते हैं, क्योंकि हम उसको क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। तो दिसंबर 31st 2011 ये हमने डेट डाल दी, और अर्नड रेवेन्यू हम क्या करेंगे, अर्नड रेवेन्यू हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये लाइबिलिटी और हम इसको ख़त्म कर रहे हैं, और इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको हम मार्केटिंग रेवेन्यू अर्न में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। और कितनी अमाउंट की बात हो रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3500 की, तो हमें अमाउंट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, $3500 हमें दी हुई है, $3500 ये हमें ऑलरेडी दी हुई है। तो ये हमने एंट्री पास कर दी। फिफ्थ एंट्री, सिक्स एंट्री देखते हैं। सिक्स एंट्री डेट वही होगी 31st 2011। द कंपनीज पॉलिसीज टू पे इट्स एम्प्लॉय ऑन एवरी फ्राइडे, हर जुमे को ये पेमेंट करते हैं, लेकिन दिसंबर 31st जो है वो इस दफ़ा वेडनेसडे को आया है, तो अक्रूड लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, यानी कि वर्कर्स ने काम तो कर लिया है, पेमेंट नहीं हुई, तो एंट्री क्या बनेगी, सैलरीज सैलरीज एक्सपेंस हम रिकॉर्ड कर देंगे, और पेमेंट नहीं हुई है लेकिन पेमेंट हो जाएगी, तो सैलरीज पेबल, जब पेमेंट होगी तो हम लाइबिलिटी ख़त्म कर देंगे। अमाउंट कितनी है, इस दिन अमाउंट है 2400, तो हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे 2400 से हमने रिकॉर्ड कर दी $2400। पार्ट बी में उसने क्या पूछा हुआ है, बाय हाउ मच डिड स्वेनी एसोसिएट्स इनकॉर्पोरेशन net income increases or decreases as a result of these adjusting entries। तो हमें पता है हम क्या चीज देख रहे हैं, नेट इनकम हम फाइंड आउट कर रहे हैं। नेट इनकम
यहाँ पे हम लिख लेते हैं नेट इनकम। ये रेवेन्यू अगर होगा तो नेट इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर एक्सपेंस होगा तो नेट इनकम क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो हम देख लेते हैं वन बाय वन, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस है 1200 पहली एंट्री में। तो हमारे पास कितनी एंट्रीज हैं, 6 एंट्रीज हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हर एंट्री में देख लेते हैं। पहली एंट्री में 1200 एक्सपेंस है, तो यहाँ पे हमने एक्सपेंस लिख लिया। क्या, कितना एक्सपेंस है, 1200। ये एक्सपेंस आ गया। दूसरी एंट्री में भी 1100 का एक्सपेंस है, तो दूसरी एंट्री में भी हम एक्सपेंस लिख लेते हैं 1100 का। तीसरी एंट्री में आपके पास रेवेन्यू है, ये देखिए मार्केटिंग रेवेन्यू 64 का। तो तीसरी एंट्री में हम रेवेन्यू वाले कॉलम में आ जाते हैं और 64,000 हम लिख लेते हैं। फोर्थ एंट्री में आपके पास है 150 का एक्सपेंस है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं $150। उसके बाद फिफ्थ एंट्री में भी आपका रेवेन्यू है, और कितना रेवेन्यू है, यहाँ पे रेवेन्यू है 3,500 का। सिक्स एंट्री में फिर आपके पास एक्सपेंस आ रहा है, और कितना एक्सपेंस है, 2,400 का। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2,400 का। अब जब हम इनको सम करते हैं, टोटल करते हैं, तो आप देख लीजिए ये आपका रेवेन्यू आ रहा है और टोटल आपका एक्सपेंसेस आ रहे हैं। तो नेट इनकम टोटल इंक्रीज या डिक्रीज कैसे होगी, 64, 67,500 का रेवेन्यू है, इसमें से एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं 4,850। तो आपका जो नेट इंक्रीज या डिक्रीज आएगा वो आपका नेट इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये देखिए हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 62,665, एंड दिस इज योर नेट इन इनकम। नेट इनकम आ रही है, ये नेट इंक्रीज कह लें या नेट इनकम कह लें आप, तो ये नेट इनकम है। दैट्स इट। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 4.8, और 4.8 में आपसे क्या कहा गया है, वेंचुरा कंपनी एडजस्ट इट्स अकाउंट्स मंथली। ठीक है, मंथली एडजस्टिंग एंट्रीज बनाते हैं। और क्लोजिंग एंट्रीज कब बनाते हैं, क्लोजिंग एंट्रीज बनाते हैं एवरी ईयर ऑन December 31 लिखा हुआ है। सो October 31, 2011 की बात हो रही है। वेंचुरा कंपनी साइंड अ नोट एंड बोरो 1,20,000 फ्रॉम अ बैंक फॉर अ 6 मंथ के लिए इन्होंने लोन लिया है, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और नोट पेबल 1,20,000 का है। पहली रिक्वायरमेंट है रिक्वायरमेंट नंबर ए, how much is the total interest expense over the life of note। तो अगर हम टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने कितना लोन लिया है, हमने टोटल लोन लिया है 1,20,000 का। इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 9% है। तो ये पूरे साल का निकल आएगा। इसको फिर हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे 12 से, और फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने कितने 9% हम लेके देख लेते हैं कितना आ रहा है, ये 1,20,000 का है। इसको हम 9% अगर कैलकुलेट करें तो ये 10,800 आ रहा है, लेकिन ये पूरे साल का है। तो इसको हम 12 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास मंथली जो आएगा वो 900 आएगा। और ये जो नोट है आपका, वो कितने महीने के लिए आपने लिया हुआ है, ये देखिए 6 मंथ के लिए लिया हुआ है। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 मंथ से। तो यानी कि 6 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो टोटल इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, $5,400। तो यहाँ पे पहले ही पूछा हुआ है हाउ मच टोटल इंटरेस्ट एंड हाउ मच इज द मंथली इंटरेस्ट एक्सपेंस। और मंथली आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे टोटल के बजाय हम मंथली इंटरेस्ट एक्सपेंस अगर हम कैलकुलेट करें तो सेम कैलकुलेशन है अब, लेकिन इसमें हमने क्या करना होगा, यहाँ पे इसको हमने डिवाइड किया 12 से, तो आपके पास 900 आ गया। सिमिलरली इसको हमने डिवाइड किया 12 से,
तो आपके पास आ गया 900 एंड दैट 900 इज योर मंथली इंटरेस्ट, यानी ये $900 जो है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ $900 पर मंथ, ये आपका मंथली इंटरेस्ट हो गया। इसकी रिक्वायरमेंट बी है। रिक्वायरमेंट बी में आपसे क्या पूछा हुआ है? In the company annual balance sheet at December 31st, what is the amount of total liabilities? यानी कि हमारे पास दो तरह की liabilities हैं, एक हमारे पास notes payable है और दूसरा interest payable है। नोट पेबल की अमाउंट कितनी आएगी? पूरी हमारे पास आ जाएगी $1,20,000। और इंटरेस्ट पेबल कितना? हमने 31 अक्टूबर को ये लोन लिया था, तो अक्टूबर तो काउंट नहीं होगा, लेकिन नवंबर दिसंबर काउंट होगा। तो 900 पर मंथ है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 900 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 1800। तो ये कितना यहाँ पे काउंट होगा? $1800। तो टोटल लाइबिलिटी अगर हम इसको ऐड करें नोट्स पेबल से रिलेटेड, तो टोटल लाइबिलिटी हमारी कितनी हो जाएगी? 1,21,800। सो दिस इज total liability as on December 31st, 2011. सी पार्ट में क्या पूछा हुआ है? प्रिपेयर द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड इशुएंस ऑफ नोट पेबल। ओके, तो एंट्री आप जब नोट पेबल बनाते हैं, हम डेट लिख लेते हैं 31 अक्टूबर 2011 की बात हो रही है। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी कैश, जब आप लाइबिलिटी लेते हैं तो कैश डेबिट हो जाएगा और नोट्स पेबल क्रेडिट हो जाएगा। दिस वुड बी द फर्स्ट एंट्री। और इसमें कैश कितना आपने लोन लिया है? 1,20,000, तो 1,20,000 से हमारा डेबिट हो जाएगा। इसी तरह नोट पेबल जो लाइबिलिटी है 1,20,000 से क्रेडिट हो जाएगी। सो ये सी का आंसर था ABC। उसके बाद हम डी देखते हैं। डी में लिखा हुआ है प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्री, इंटरेस्ट हमने रिकॉर्ड करना है। तो इंटरेस्ट हम कब रिकॉर्ड कर रहे हैं? 31 दिसंबर 2011 की बात हो रही है। इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारा डेबिट हो जाएगा और इंटरेस्ट पेबल हमारा क्रेडिट हो जाएगा। कितनी अमाउंट है? 1 महीने की अमाउंट है। हम पर मंथ एंट्री पास करते हैं, तो हम हर महीने एंट्री अमाउंट हम सेम लेंगे, पर मंथ की अमाउंट ले लेंगे। पर मंथ की अमाउंट कितनी हो रही है? 900। सो ये हमने पहली एंट्री पर मंथ की एंट्री पास की है। उसके बाद ई पार्ट में आपसे पूछा हुआ है अज्यूम दैट द कंपनी प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2012, स्टेट द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी। तो हमने अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी स्टेट करना है। सेम हमारे पास ये पैटर्न होगा, लेकिन अमाउंट हमारी चेंज हो जाएगी। नोट पेबल उतना ही रहेगा, लेकिन इंटरेस्ट हमारे कितने मंथ का हो जाएगा? हमने अक्टूबर 31 को लोन लिया है, तो अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि मार्च का पूरा महीना काउंट करके ये हमारे पास जो इंटरेस्ट है ये कितने महीने का हो जाएगा? 5 महीने का हो जाएगा। तो 900 इंटू 5, तो हमारे पास जो इंटरेस्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? वो 4500 आ जाएगा। यानी यहाँ पे हम कितना लिखेंगे? यहाँ पे हम 18 के बजाय लिखेंगे 4500। तो ये हमारे पास जो रिक्वायरमेंट हमारी है वो ये आ जाएगी 1,24,000 टोटल लाइबिलिटीज मार्च 31 2012 की हम बात कर रहे हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम 4.8। 4.9 हम देखते हैं। 4.9 में आपसे क्या कहा गया है? Among the ledger accounts used by Glenwood Speedy are the following. कुछ ledger accounts दिए हुए हैं। For each of the following item, provide the journal entry. journal entry बनानी है to record initial transaction. Initial transaction बनानी है, और initial transactions कौन सी बनानी है हमने? जो ये जो डेट्स हमें दी हुई हैं। एंड एडजस्टिंग एंट्री इफ रिक्वायर्ड ऑन 31 मई। और हमने तो दो चीजें बनानी है। सबसे पहले हमने बनानी है जनरल जर्नल एंट्री। सो अब पहले हमारे पास डेट है May 1। May 1 को कंपनी ने क्या किया है? बोरो 3 लाख। तो 3 लाख कंपनी ने बोरो किए हैं, बोरोइंग्स हैं। तो हमारे पास
नोट पेबल के अगेंस्ट, तो कैश आ गया, जब भी आप बोरो करते हैं कैश आ जाता है, और नोट्स पेबल आपके पास लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। कितना आपने बोरो किया है? 3 लाख, तो यहाँ पे हम लिखेंगे $3 लाख डेबिट हो जाएगा, इसी तरह 3 लाख क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद मई 1 को आपने 6 मंथ का रेंट दिया है एडवांस में, तो हम अगेन मई 1 लिखेंगे, और एडवांस में जो रेंट होता है वो प्रीपेड कहलाता है, तो प्रीपेड रेंट हमने डेबिट कर दिया, और आपने पेमेंट की है तो कैश चला गया। 30,000 पर मंथ है, तो 30,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 महीनों की बात हो रही है, तो जब आप 30,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी? आपने कितने पैसे दिए हैं? 1,80,000। तो यहाँ पे हमने अमाउंट जो रिकॉर्ड की है 1,80,000। इसी तरह यहाँ पे 1,80,000 हमने रिकॉर्ड की है अमाउंट। ये एंट्री नंबर 2 थी। एंट्री नंबर 3 है, May 2 सोल्ड टिकट्स 910,000 कैश। द सीजन इंक्लूड्स 70 रेसिंग डेज, 20 इन मई, 25 इन जून एंड 25 इन जुलाई। तो अभी ये सारे ही एडवांस की बात हो रही है। अभी आप May 2 को आपने पैसे ले तो लिए हैं, लेकिन अभी इनको आपने प्रोवाइड नहीं, सर्विस प्रोवाइड नहीं की है। तो यहाँ पे आपके पास कैश आ गया, कैश आपने डेबिट कर दिया। कितने से कैश आया? 9,10,000 का। और ये जो 9,10,000 का आपके पास कैश आया, ये क्या है? ये आपका रेवेन्यू है, लेकिन ये कौन सा रेवेन्यू है? ये आपका अनअर्न रेवेन्यू है, अनअर्न रेवेन्यू, क्योंकि अभी आपने सर्विस प्रोवाइड नहीं की है। नेक्स्ट एंट्री है, लास्ट एंट्री है, ऑन May 4 एन एग्रीमेंट वाज रीच विद द स्नैक बार्स इनकॉर्पोरेशन अलाउइंग द कंपनी टू सेल रिफ्रेशमेंट। अच्छा, ये क्या है? ये अभी एग्रीमेंट है, तो एग्रीमेंट है तो इसकी कोई एंट्री अभी नहीं होगी अनटिल एंड अनलेस के ये जॉब शुरू हो जाए ना। इसने अमाउंट जो अर्न करनी है, जो पे करनी है, वो सब कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसकी एंट्री रिक्वायर्ड नहीं है। ये जर्नल एंट्रीज थी। यहाँ पे उसने बोला हुआ है प्रोवाइड द एडजस्टिंग एंट्रीज, अगर 31 मई को है। तो अब हम क्या करने लगे हैं? एडजस्टिंग एंट्रीज इनकी, जो हमने 3 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की हैं, अगर इनकी कोई एडजस्टिंग एंट्री बनती है, और एडजस्टिंग एंट्री किस दिन की बात कर रहे हैं? May 31 की। तो ये जो आपने नोट लिया था, इसके ऊपर पहली बात ये कि इंटरेस्ट एक्रू हो गया, तो नोट के ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस हम डेबिट करेंगे, और इंटरेस्ट पेएबल हम क्रेडिट करेंगे। 1 महीने की बात है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 3 लाख मल्टीप्लाई बाय किस रेट पे लिया था? 12% पे, तो मल्टीप्लाई बाय 12%। तो अगर आप 3 लाख का 12% कैलकुलेट करें, तो आपके पास अमाउंट आ जाती है 36,000। लेकिन ये 36,000 क्या है? पूरे साल की है। तो हमने कितने 12 से डिवाइड कर दें, तो हमने पर मंथ एंट्री पास करनी है, और पर मंथ इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 3,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3,000 से हमने एंट्री पास करनी है, $3,000। उसके बाद हमने ये सेकेंड एंट्री बनाई थी, रेंट। हमने रेंट एडवांस में दिया था, तो May 31 1 मंथ का जो रेंट है वो अब किस में कन्वर्ट हो गया है? एक्सपेंस में। तो हम यहाँ पे रेंट एक्सपेंस लिखेंगे, और ये जो प्रीपेड था ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? प्रीपेड रेंट 1 मंथ से वो कम हो रहा है, और 1 मंथ कितना है? $30,000 की अमाउंट 1 मंथ से है, तो 1 मंथ की अमाउंट से हम एंट्री पास कर देंगे $30,000। तो ये हमारी एंट्री हो गई। नेक्स्ट और लास्ट एंट्री हमने क्या किया था? अर्न रेवेन्यू हमने रिकॉर्ड किया था। और किस तरह रिकॉर्ड किया था? ये 70 रेसिंग डेज थे, तो 20 डेज मई के थे, तो May 31 इसमें से लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो अनअर्न रेवेन्यू हम क्रेडिट कर देंगे,
और डेबिट क्या कर देंगे, रेवेन्यू अर्न हमने डेबिट कर दिया। अब अमाउंट कितनी आएगी, टोटल 910 हमने लिया था, 9,10,000। और ये 9,10,000 कितने रेसिंग कार्स, कितना रेसिंग डेज का था, ये था आपके 70 रेसिंग डेज का। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें 70 से, तो हमारे पास जो पर रेसिंग डे है वो कितना आ जाएगा, वो 13,000 आ जाएगा। मई के महीने में हमने कितने डेज सर्विस प्रोवाइड की है, 20 डेज लिखा हुआ आ रहा है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 2,60,000। तो हमने एंट्री किससे पास करनी है, 2,60,000 से, 2,60,000। लास्ट तो कोई एंट्री ही नहीं थी, फोर्थ वन, तो जब लास्ट एंट्री नहीं थी तो उसकी हमारे पास एडजस्टिंग एंट्री भी नहीं बनी। तो उसकी जर्नल एंट्री नहीं थी तो एडजस्टिंग एंट्री नहीं बनी, सो दैट्स इट। इसके बाद हम लास्ट प्रॉब्लम आज की कवर करते हैं इस एक्सरसाइज की, जो कि 4.10 है। और 4.10 में है कुछ डेटा दिया हुआ है 1 से लेके 3 तक, और सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, डिटरमिन द ओरिजिनल हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट रिपोर्टेड इन माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशंस बैलेंस शीट। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन बैलेंस शीट से रिलेटेड ये डेटा दिया हुआ है। और डेटा क्या दिया हुआ है, बुक वैल्यू दी हुई है और टोटल एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन दिया हुआ है। आमतौर पे हमारे पास जो, यहाँ पे हम पार्ट 1 कर रहे हैं, आमतौर पे जो बुक में रिपोर्टिंग होती है वो कॉस्ट होती है, कॉस्ट में से हम लेस करते हैं एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है बुक वैल्यू। अब यहाँ पे आपको बुक वैल्यू दी हुई है, बुक वैल्यू दी हुई है, बुक वैल्यू कितनी दी हुई है, ये 5.02 बिलियन। तो हम 5.02 लिख लेते हैं, और हमें एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन दिया हुआ है 3.35। तो कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो ये आ जाता है। तो अगर हम रिवर्स चल रहे हैं तो माइनस करने के बजाय हम क्या करेंगे कि हम एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन में अगर हम प्लस कर लें बुक वैल्यू 5.02, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज द आंसर। ये हमारी टोटल कॉस्ट आ रही है। हिस्टोरिकल कॉस्ट, या वो कॉस्ट पूछ रहा है कि कॉस्ट बताइए कितनी होगी, तो कॉस्ट हमारे पास ये हमने रिवर्स चल के कैलकुलेट किया है। सेकंड में वो पूछ रहा है कि एक्रूड कंपनसेशन 2.33 बिलियन इज अ लिस्टेड लायबिलिटी। यानी जो कंपनी का डेटा है, कंपनी के डेटे में क्या दिया हुआ है, एक्रूड कंपनसेशन दी हुई है। ये सैलरीज और वेजेस से रिलेटेड होते हैं, सैलरीज और वेजेस पेबल हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि ये किस जो रिक्वायरमेंट है, 4 टाइप ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज जो कि बुक में बताई गई हैं पेज 142 पे, उसमें से ये पूछ रहे हैं कि जो कंपनसेशन है, ये एक्रूड कंपनसेशन है, ये किस टाइप की एडजस्टिंग एंट्री है। तो हमने एडजस्टिंग नंबर 3 पढ़ी थी, जिसमें ये था कि अक्रूड ऑफ अनपेड सैलरीज या एक्सपेंसेस। तो ये अक्रूड ऑफ अनपेड सैलरीज या एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। दिस वन हम देखेंगे, ये दिस वन, कि आपने एक्सपेंसेस क्या किए हुए हैं, अक्रू किए हुए हैं, अनपेड किए हुए हैं। तो ये थर्ड टाइप ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज है, जो कि कहलाती है अक्रूइंग अनपेड एक्सपेंसेस। दिस इज थर्ड टाइप ऑफ एंट्री, तो ये इससे रिलेटेड है। अच्छा, फिर आपसे जो लास्ट में आपसे पूछ रहे हैं, लास्ट में आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपके पास दो तरह की लाइबिलिटीज हैं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। यहाँ पे उन्होंने अनअर्न शॉर्ट टर्म रेवेन्यू दिया हुआ है, अनअर्न लॉन्ग टर्म रेवेन्यू दिया हुआ है, और दोनों अनअर्न है। शॉर्ट टर्म का मतलब है कि विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड, यानी विद इन 12 मंथ वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू रेवेन्यू अर्न में, जबकि अनअर्न लॉन्ग टर्म जो है वो उसको सेवरल इयर्स लग जाते हैं। तो यहाँ पे सवाल में ये पूछ रहा है कि इन दोनों को इन्होंने अलग अलग अनअर्न
क्यों रिपोर्ट किया है? सबसे पहले है कि अर्नड रेवेन्यू बैलेंस शीट में क्यों रिपोर्ट किया है? अर्नड रेवेन्यू लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी होने की वजह से लायबिलिटीज को हम बैलेंस शीट में ही रिपोर्ट करते हैं। व्हाई माइट द कंपनी रिपोर्ट शॉर्ट टर्म अर्नड और लॉन्ग टर्म को उन्होंने सेपरेटली क्यों रिपोर्ट किया हुआ है? क्यों रिपोर्ट किया हुआ है? उसकी रीजन ये है कि शॉर्ट टर्म विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड कन्वर्ट हो जाता है रेवेन्यू अर्न में, तो इसको हम मिक्सअप नहीं करते। डिस्क्लोजर प्रिंसिपल भी ये कहता है कि इनको अलग अलग लिखना है। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल भी ये कहता है मिक्सअप नहीं करना। शॉर्ट टर्म रेवेन्यू को अलग रिकॉर्ड करना है, शॉर्ट शॉर्ट टर्म अर्नड लायबिलिटी को अलग रिकॉर्ड करना है, लॉन्ग टर्म अर्नड लायबिलिटी को अलग रिकॉर्ड करना है, ताकि हमें पता चल सके कि विद इन 12 मंथ या विद इन अ ईयर कितनी अमाउंट है जो कि कन्वर्ट हो जाएगी रेवेन्यू अर्न में, और कितनी अमाउंट है कि जो रेवेन्यू कन्वर्ट हो जाएगी कई सालों में कन्वर्ट होगी रेवेन्यू में। सो दैट्स इट फ्रॉम दीज एडजस्टिंग एंट्रीज। टेक केयर क्लास।